हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें देखना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेन 5 लॉज हैं हमारे जिनको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ वन इज गैलोसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड लास्ट वन इज अवागाद्रोस लॉ। इन 5 के अलावा हम लोग डाल्टन का एटॉमिक मॉडल भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को अंतोनियो लवासिए ने दिया था 1789 में। 1789 टाइम याद रखिएगा, वही टाइम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। उन्होंने दहन क्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन ध्यानपूर्वक किया, यानी कि जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं उनका बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन किया, और फिर यह बताया कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उतना ही प्रोडक्ट बनेगा जितना कि रिएक्टेंट होगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। यानी कि अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक, मास जो है वो मैटर जो है उसे हम लोग ना ही बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल हमारा है, जैसे आइस को वाटर में कन्वर्ट करें तो जितना आइस का मास होगा उतना ही वाटर का होगा। नेक्स्ट है केमिकल चेंज की। अगर हम बात करें तो मर्करी ऑक्साइड को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो मर्करी और ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल बनता है। इसका अगर हम वेट सपोज 100 ग्राम मर्करी ऑक्साइड लेते हैं तो 92.6 ग्राम मर्करी और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जितना मास हमारा प्रोडक्ट का है उतना ही रिएक्टेंट का रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ना मास कम हुआ है ना ही बढ़ा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसको जोसेफ प्राउस ने दिया था। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया क्या था? इन्होंने बताया था कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। जब हमने आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बताई थी, तो हमने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस या तो कोई एलिमेंट अकेला हो, ठीक है, या फिर जब एलिमेंट्स आपस में मिलकर नया कंपाउंड बनाते हैं एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में, तब वो प्योर होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कही जा रही है कि जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट्स के फिक्स प्रोपोर्शन में मिलने से बनते हैं और उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहता है। जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल बताया था कि अगर हम लोग और ऑक्सीजन का एक मिलाते हैं तो हमें एक वाटर मिलता है। सेम एग्जांपल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेते हैं। यहाँ पे कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का 32। प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शन यहाँ पे रहेगा 3:8 का। अब CO2 का फॉर्मेशन हम देखते हैं अलग अलग मेथड से, और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो मास वाइज। पहला है बाय बर्निंग कोक। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, कंबशन रिएक्शन हो रही है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और प्रोपोर्शन यहाँ पे हमारा है 3:8 का, सेम है। सेकेंड है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। CaCO3 लाइमस्टोन होता है, हमें पता है। इसका डिकम्पोजिशन होता है तो CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पर भी CO2 का जो प्रोपोर्शन है कार्बन और ऑक्सीजन का वो 3:8 कांस्टेंट रहता है। यानी कि प्योर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सेम रहेगा। लास्ट है हमारी डाइल्यूट HCl को जब हम वॉशिंग सोडा के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन सेम है। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, और मास वाइज देखें तो 3:8 के प्रोपोर्शन में कार्बन ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तभी उसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर प्रोपोर्शन चेंज होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का है जिसको लॉ का फॉर्म दिया गया है। इन ऑल 3 सैंपल्स हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन जो है उनका रेशियो 3:8 बाई वेट बना हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जोसेफ प्राउस्ट है उनका नियम जो है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वो सही वर्क कर रहा है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है अभी यहाँ पर। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा गुणित अनुपात का नियम। यह नियम 1203 में डाल्टन ने दिया था ये नियम। इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। इंग्लिश में समझते हैं।
If two elements combine to form two or more compounds, the weight of one of the elements which combines with the fixed weight of the other in these compounds bears simple whole number ratio by weight. एग्जाम्पल से समझते हैं, लैंग्वेज थोड़ा टफ हो रही है. एग्जाम्पल लेते हैं पहला वाटर का. तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से. प्रोपोर्शन अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है और टोटल हमारा 18 ग्राम वाटर बन रहा है. इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन लेते हैं, 2 ही ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोग डबल कर देते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन का फुल मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है H2O2 का. यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एलिमेंट जो है हमारा हाइड्रोजन जिसको हमने फिक्स रखा है, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिसका हम लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं. तो अब जो रेशियो चेंज कर रहे हैं वो पहली रिएक्शन में ऑक्सीजन और दूसरी रिएक्शन में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन जो है वो कैसा रहेगा, होल नंबर में रहेगा. यानी कि हम अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जो पहली रिएक्शन में ऑक्सीजन है और जो दूसरी रिएक्शन में ऑक्सीजन है, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो ये सिंपल नंबर्स में रहेगा. ऐसा नहीं होगा 1:1.5 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी. 1:2 रहेगा, 1:3 रहेगा, ऐसे ही चेंज होगा, होल नंबर में चेंज होगा, ये याद रखिएगा. तो यहीं पर कंक्लूजन हमारा निकलता है. हेयर द मासेज ऑफ ऑक्सीजन 16 gram and 32 gram which combined with a fixed mass of hydrogen 2 gram bear a simple ratio that is 1:2. ये नियम दिया था, याद रखिएगा, डाल्टन ने दिया था 1803 में. ठीक है. नेक्स्ट है गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. इसको गैस लॉ भी कहा जाता है और इसको गैसीय आयतनों का नियम भी कहा जाता है. क्या कहता है ये, अंडर सिमिलर कंडीशंस, अगर कंडीशंस सेम रखी जाएं, कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया, नॉर्मल एसटीपी जिसको कहते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. व्हेनेवर गैसेस कंबाइन, जब कभी भी गैसेस कंबाइन होती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम्स, वो आयतन के हिसाब से सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड ऑल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट, और जो भी गैसियस प्रोडक्ट बनता है उसके साथ भी. एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का. हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम, क्लोरीन 1 वॉल्यूम, कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, 2 वॉल्यूम HCl. अगर हम बात करें तो तीनों ही हमारी कैसी हैं, गैसियस स्टेट में है यहाँ पर, और इनका वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:1:2 रहेगा. इसी के साथ हम फिर से देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को. नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम को जब हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारा 2 वॉल्यूम अमोनिया बनती है, NH3 बन रही है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गैसियस स्टेट में ही तीनों रहेंगे और तीनों का जो रेशियो रहेगा बाय वॉल्यूम वो फिक्स रहेगा 1:3:2. चाहे यहाँ पर अब हम 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन ले लें तो हमें 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और हमारा 4 मॉलिक्यूल NH3 बनेगा. तो यहाँ से हम फिर देखेंगे, यानी कि जिस रेशियो में हम रिएक्टेंट्स को बढ़ाते जाएंगे उसी रेशियो में हमारा प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा. तो जो रेशियो होगा यहाँ पर बाय वॉल्यूम वो हमेशा 1:3:2 ही आएगा, ये याद रखिएगा. अगर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं रह जाता है, यानी कि हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले रहे हैं और जितनी नाइट्रोजन ले रहे हैं वो हाइड्रोजन के साथ पूरा रिएक्ट कर रही है और कोई भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिमेन नहीं बच रही है, तो जो अमोनिया बनेगी वो हमेशा 2 वॉल्यूम यानी 2 रेशियो में ही बनेगी, ये याद रखिएगा. ठीक है, इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे आगे. अभी के लिए देखते हैं लास्ट हमारा है अवागाद्रोस लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें ये आएगा. सन 1811 में अवागाद्रो ने प्रस्तावित किया था कि समान ताप और दाब पर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखने पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए. यानी कि अगर हम सेम वॉल्यूम लेते हैं तो एसटीपी पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम रहेंगे. इसी को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम सेम रखते हैं तो इक्वल वॉल्यूम की गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल की तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, इसका ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा. इफ़ यू कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, we see that 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen. यानी कि कोई भी रिएक्टेंट लेफ्ट रिमेन नहीं रह रहा है. तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शन देखेंगे तो हमारा हमेशा सेम रहेगा, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन और 2 वॉल्यूम वाटर. नेक्स्ट है इसके बाद
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो हमारा लास्ट है आज की वीडियो में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 में आई थी और इसमें डाल्टन ने पब्लिश किया था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। डाल्टन ने एक नया सिस्टम दिया था केमिकल फिलॉसफी यानी रसायन दर्शन शास्त्र का। इसमें इन्होंने बताया था कि एटमॉस यानी एटम जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, यानी कि इनको फर्दर बांटा नहीं जा सकता है। ऐसा इनसे पहले भी कई लोगों ने बताया था। दर्शन शास्त्री थे एक डिमेक्रिट्स 460 से 370 बिफोर क्राइस्ट एरा में, तब से ये बात चल रही थी, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा, इसलिए इनके नाम से जाना जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर जो है वो इंडिविजिबल एटम्स से बना होता है, यानी कि उसको फर्दर बांटा नहीं जाता है, बांटा नहीं जा सकता है। द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। सेकेंड है, all the atoms of the given element have identical properties including identical mass. Atoms of different elements differ in mass. इसका मतलब हुआ किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन पर देखें या दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हाइड्रोजन का एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। यानी कि जो हाइड्रोजन हमारा इंडिया में पाया जा रहा है, जो हाइड्रोजन हमारा यूएसए में पाया जा रहा है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी, दोनों सिमिलरली रिएक्ट करेंगे। जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु होती है, जो अलग अलग तत्व हैं, जो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके परमाणुओं के द्रव्यमान में भी डिफरेंस होगा। तो ये तो पहले से ही पता है, जब पीरियोडिक टेबल हमारी क्लास 10 में 5th चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि जब एटॉमिक टेबल बन रही थी हमारी, तो कई फंडामेंटल चीज़ें देखी जा रही थी जिसके आधार पर क्लासीफाई किया जा सके। तो उसमें परमाणु भार हमारा मेन आया था। तो एलिमेंट्स जो हैं उनका परमाणु भार अलग अलग होता है, तभी उनको अलग अलग कॉलम और सेल्स में रखा गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं और एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा उसके कहने का मतलब हुआ कि सभी परमाणु जो होंगे, किसी भी एलिमेंट के सभी परमाणु होंगे, वो एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन का एक अणु जो होगा ही रिएक्ट करेगा, दोनों के गुणधर्म में, दोनों की प्रॉपर्टीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स हमने आपको अभी बताया जब फॉर्म होते हैं तो वो कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही मिलकर बनेंगे। अगर रेशियो फिक्स नहीं होगा, प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा, तो वो कुछ और ही बना देंगे, वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे जो हमें चाहिए होगा। जैसे फिर से एग्जांपल लें वाटर का, तो वाटर में हमारा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए होगा। अगर रेशियो बदलेगा तो फिर वो कुछ और ही बन जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है डाल्टन थ्योरी का कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है, इसमें जो हमारे एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो रीऑर्गेनाइज होते हैं केवल, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ये ना तो हमारे क्रिएट किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि केमिकल रिएक्शन में कोई नया एलिमेंट निकल आए। जो एलिमेंट हम लोग लेंगे रिएक्टेंट्स में, वही हमारे इधर से उधर जाएंगे, रीऑर्गेनाइज होंगे। किसी का प्लस किसी के माइनस के साथ में जाएगा, किसी का माइनस किसी के प्लस में साथ में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई एलिमेंट मिसिंग हो जाए या कोई नया एलिमेंट आ जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि एलिमेंट्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हिंदी में कहें तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो उन्हें बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकती है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग परमाणु द्रव्यमान और एटॉमिक मास और एमयू क्या होता है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी नंबर्स आने वाले हैं। अभी तक किसी को भी इन 6 डेफिनेशंस में, इन 6 रूल्स में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो ग्रुप पे पूछ लीजिए। बाकी नोट्स जो भेजे थे वो नोट करते जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करिए। थैंक यू।